हाय ऑल, वेलकम टू क्वेश्चन डिस्कशन सेशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी बिलरॉथ 2। द नर्स एक्सप्लेन्स दैट द प्रोसीजर विल हैव विथ सर्जिकल रिजल्ट्स। A proximal end of distal stomach is anastomosed to the duodenum. Entire stomach is removed and esophagus is anastomosed to the duodenum. Lower portion of the stomach is removed and the remainder is anastomosed to jejunum. Antrum of the stomach is removed and the remaining portion is anastomosed to the duodenum. तो यहाँ पे क्वेश्चन है सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी के बारे में। Nurse explains that procedure which will have with surgical disease. So subtotal gastrectomy बिल्ड्रो 2 में क्या प्रोसीजर हो रहा है वही क्वेश्चन है। सो गैस्ट्रेक्टमी का इंडिकेशन, गैस्ट्रेक्टमी मतलब स्टोमक रिमूवल ऑफ स्टोमक। टू टाइप्स ऑफ सर्जरीज आर देयर, टोटल गैस्ट्रेक्टमी, दूसरा है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर दो टाइप का सर्जरीज आता है, एक है बिलरोथ 1 और गैस्ट्रो डुओडेनोस्टमी, बिलरोथ 2 और गैस्ट्रो जेजुनोस्टमी। खास करके ये जो इंडिकेशन है गैस्ट्रेक्टमी का वो है पेशेंट्स विद गैस्ट्रिक कैंसर और ट्यूमर। सेकेंड है रेकरेंट गैस्ट्रिक अल्सर्स और सीवियर गैस्ट्राइटिस। तो ये सब कंडीशंस में ये सर्जिकल मैनेजमेंट यूज़ करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है टोटल गैस्ट्रेक्टमी जिसमें आता है बिलरोथ 2 प्रोसीजर के बारे में। जैसे कि मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, एक है बिलरोथ 1 और गैस्ट्रो डुओडेनोस्टमी, दूसरा है बिलरोथ 2 और गैस्ट्रो जेजुनोस्टमी। सो बिलरोथ 1 में क्या होता है, जैसे इसका टर्म है गैस्ट्रो डुओडेनोस्टमी, जिसमें स्टोमक का लोअर पोर्शन जो है वो रिमूव करके बाकी रिमेनिंग पोर्शन को सीधा डुओडेनम पे कनेक्ट करता है, इसलिए उसका नाम है गैस्ट्रो डुओडेनोस्टमी। ओके, सो यहाँ पे लोअर पोर्शन इज कनेक्टेड टू द डुओडेनम। ठीक है। सेकेंड है बिलरोथ 2। बिलरोथ 2 का दूसरा नाम है गैस्ट्रो जेजुनोस्टमी, गैस्ट्रो जेजुनोस्टमी, इसमें स्टोमक का लोअर पोर्शन निकाल के बाकी जो पोर्शन है उसको सीधा डुओडेनल एरिया में कनेक्ट करता है, इसलिए उसको गैस्ट्रो जेजुनोस्टमी नाम है। सो क्वेश्चन, कमिंग टू द क्वेश्चन, किस सर्जरी के बारे में, बिलरोथ 2 के बारे में। बिलरोथ 2 का नाम है गैस्ट्रो जेजुनोस्टमी, जिसमें स्टोमक का लोअर पोर्शन निकाल के बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको जेजुनम पे कनेक्ट करता है। अगर आप ऑप्शन देखेगा, ये चारों ऑप्शन है, इसमें तीनों ऑप्शन पे मेंशन किया है ए, बी एंड डी पे अनास्टोमोस्ट टू द डुओडेनम जो है बिलरोथ 1। सो आसानी से हम सी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको सर्जरी के बारे में भी जानना है, इसलिए आपको ये रीड करना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर पोर्शन ऑफ द स्टोमक इज रिमूव्ड एंड द रिमाइंडर इज अनास्टोमोस्ट टू द जेजुनम, इसको कहते हैं बिलरोथ 2। सो यहाँ पे एक्शन, सॉरी, आंसर है ऑप्शन सी। ओके, सी। सो टू टाइप्स ऑफ सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी, एक है बिलरोथ 1 और गैस्ट्रो डुओडेनोस्टमी, जिसमें लोअर पोर्शन निकाल के डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डुओडेनम से, दूसरा है बिलरोथ 2 और गैस्ट्रो जेजुनोस्टमी, जिसमें लोअर पोर्शन रिमूव करके बाकी रिमेनिंग पोर्शन को जेजुनम पे कनेक्ट करता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है क्लाइंट डायग्नोज्ड विद डायबिटीज मेलिटस receives 8 units of regular insulin subcutaneously at 7:30 a.m. The nurse should be most alert to signs of hypoglycemia at what time during the day? So डायबिटीज mellitus का पेशेंट है जिन्होंने 8 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन रिसीव किया है 7:30 am पे। क्वेश्चन ये है कि नर्स शुड बी मोस्ट अलर्ट टू साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन का एक साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, जो खास करके पीक आवर्स में आता है। पीक आवर्स मतलब जिस टाइम पे ये जो इंसुलिन का एक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी द पीक आवर्स। जो सारे टाइप्स ऑफ इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग एनपीएच इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग, ये सारे इंसुलिन का पीक आवर्स स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है रेगुलर इंसुलिन के बारे में। रेगुलर इंसुलिन सबक्यूटेनियसली एट 7:30 PM, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 7:30 AM। सो एट व्हाट टाइम शुड यू मॉनिटर फॉर हाइपोग्लाइसीमिया? सो पीक आवर्स में क्या होता है, इंसुलिन का एक्शन ज़्यादा होता है और हाइपोग्लाइसीमिया का चांसेस ज़्यादा है। तो उस टाइम पे द मैनेजमेंट ये है कि पेशेंट को कुछ खाने के लिए देना है, उसको
स्नैक टाइम बोलते हैं, कुछ भी स्नैक्स पेशेंट को यू शुड गिव टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। तो क्वेश्चन ये है, एट वन टाइम शुड यू मॉनिटर फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। उसके लिए आपको रेगुलर इंसुलिन का पीक आवर्स जानना ज़रूरी है, और रेगुलर इंसुलिन का पीक आवर्स है 2 to 4 आवर्स। ओके, 2 to 4 आवर्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 2 या 4 घंटे के अंदर उसका एक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो 7:30 पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो 2 आवर्स मतलब चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। एक ए है 9:30 AM to 11:30 AM, बी इज़ 11:30 AM to 1:30 PM, सी इज़ 1:30 PM to 3:30 PM एंड डी इज़ 3:30 PM to 5:30 PM। लेकिन जैसे कि हमने बताया पीक आवर्स जो है 2 to 4 आवर्स। सो 7:30 के बाद 2 एडमिनिस्टर किया, सो 2 आवर्स बाद मतलब 7:30 + 2 9:30, 4 आवर्स मतलब 11:30। ओके, so answer is option A, 9:30 to 11:30 AM. Next question, after undergoing a thyroidectomy, a client is monitored for signs of damage to parathyroid glands postoperatively. The nurse would determine which findings suggest damage to the parathyroid glands. Option A, fever, B, neck pain, C, hoarseness, D, tingling around the mouth. सो थायरॉयडेक्टमी के बाद एक पेशेंट को नर्स मॉनिटर कर रहा है, इसलिए टू सी डैमेज टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को डैमेज हुआ है तो कौन सी सिम्टम हमें देख सकता है, ये क्वेश्चन। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में देखते हैं 2-3 पॉइंट्स। ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये जो 4 पी शेप्ड स्मॉल ग्लैंड्स जो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर है उसको कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। उसका फंक्शन ये है कि एक वो एक पैराथ हार्मोन रिलीज करता है जो ब्लड पे कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करता है। ओके, इट प्रोड्यूसेस पैराथ हार्मोन दैट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम इन द लेवल। तो जब ये जो थायरॉयडेक्टमी करने के टाइम पे, अगर ऐसे सब टोटल थायरॉयडेक्टमी या कोई भी सर्जरी करने के टाइम पे ये चांस है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड भी रिमूव हो सकता है या डैमेज हो सकता है। तो उस टाइम पे ये जो उसका जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, वो है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। सो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन दैट रिजल्ट्स इन हाइपोकैल्सीमिया एंड फाइनली रिजल्ट्स इन टेटनी। टेटनी मतलब हाइपोकैल्सीमिया के वजह से बॉडी में जो स्मूथ मसल्स है वो सारे स्पैसम या वीक हो जाता है, इसको कहते हैं टेटनी। सो हमें थायरॉयडेक्टमी के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट ये है कि हमें ये मॉनिटर करना है कि इफ़ देयर इज एनी इंजरी टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओके, वो कैसे पता चलता है, हमें ये जो सिम्टम्स को देखना है हाइपोकैल्सीमिया का या फिर टेटनी का। तो चलिए देखते हैं सिम्टम्स ऑफ टेटनी, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टेटनी। फर्स्ट इज मसल स्पैसम एंड ट्विचिंग जो कॉमनली होता है। थर्ड इज नमनेस एंड स्पैसम ऑफ लोअर आर्म व्हेन द बीपी कफ इज इन्फ्लेटेड। ये है ट्रोशोस साइन का पिक्चर, जब हम बीपी कफ अप्लाई करके जो इन्फ्लेट करता है, तो अगर सर्कुलेशन में कैल्शियम लेवल कम है, हाइपोकैल्सीमिया है, तो ये जो एरिया यहाँ के जो मसल्स जो है वो स्पैसम हो जाता है। ओके, सो ये जो रेस्ट एरिया में जो ट्विचिंग हो जाता है उसको एक टर्म कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कार्पोपीडल स्पैसम। ओके, so twitching of lower arm when BP cuff is inflated is known as Trochow's sign। ये जो twitching को कहते हैं कार्पोपीडल स्पैसम। और दूसरा है चोस्टेक साइन। चोस्टेक साइन मतलब जब हम चीक रीजन पे टैप करते हैं फिंगर से, तो ये जो फेशियल मसल, जैसे कि आप देख सकते हैं फेशियल मसल्स ट्विच हो जाता है, एक साइड पे डिवेट हो जाता है, इसको कहते हैं चोस्टेक साइन। जनरली क्या होता है, बॉडी का जो मसल्स वीक होने की वजह से पेशेंट को नमनेस, टिंगलिंग एंड वीकनेस, ये जो सेंसेशंस होता है। सो चोस्टेक साइन इज ट्विचिंग एंड स्पैसम ऑफ फेशियल मसल्स व्हेन टैप्ड विथ फिंगर्स। इसका मैनेजमेंट है जो कैल्शियम लेवल को मैनेजमेंट करने के लिए आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो हमारे क्वेश्चन क्लिनिकल फीचर्स पे डिपेंडेड है। सो मेनली क्या होता है, मसल स्पैसम, ट्विचिंग, नमनेस एंड टिंगलिंग। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन से एक और टाइम। Nurse would determine which findings suggest damage to the parathyroid glands. A, fever, B, neck pain, C, hoarseness, D, tingling around the mouth। जैसे कि हमने बताया usually numbness, weakness, spasm and tingling, these are the signs of tetany।
यहाँ पे आंसर है टिंगलिंग अराउंड द माउथ। ये जो टिंगलिंग की वजह से, ये जो साइन हमने डिस्कस किया था चोस्टेक साइन, उसका एक शॉर्ट टर्म है टिंगलिंग अराउंड द माउथ। ओके, ये आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज tingling around the mouth. Next question, the nurse is performing an admission assessment on a client admitted with diagnosis of Raynaud's disease. The nurse assess for the associated symptoms by performing which actions? So यहाँ पे भी signs and symptoms का question है, patient का condition है Raynaud's disease। तो रेनॉल्ड्स डिसीज का सिम्टम्स असेस करने के लिए हमें कौन सी एक्शन परफॉर्म करना चाहिए? ठीक है, A. Checking for a rash on the digits. B. Observing for softening of nails or nail beds. C. Palpating for rapid or irregular peripheral pulse. D. Palpating for diminished or absent peripheral pulses. So हमें ये स्टडी करना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि रेनॉल्ड्स डिसीज़ में क्या होता है और उसका सिम्टम्स क्या है। सो रेनॉल्ड्स डिसीज़ एक पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ है जिसमें जो एक्सट्रीमिटीज़ का स्मॉल आर्टरीज और आर्टीरियल्स जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है और उसके वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द स्किन और लोअर एक्सट्रीमिटीज इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस रिजल्टिंग इन लिमिटेशन और लिमिटिंग ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया। ओके, सो खास करके ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर आर्टरीज एक्सट्रीमिटीज का, ओके, इसके वजह से लिमिटिंग ब्लड सप्लाई। एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कोल्ड क्लाइमेट। जो लोग कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है उन लोगों को एक होने का चांसेस बहुत है। सो हेल्थ एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू शुड आस्क देम टू अवॉइड कोल्ड क्लाइमेट। ओके, सो देखते हैं एक बार एक टाइम और। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द स्किन इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड, लिमिटिंग ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया, इट इज़ एसोसिएटेड विद कोल्ड क्लाइमेट। ओके, सो अभी सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स। कोल्ड फिंगर्स और टोस, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, टेम्परेचर लो हो जाता है, कोल्ड फिंगर्स और टोस। एरियाज ऑफ स्किन दैट टर्न वाइट देन ब्लू, पहले ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, उसके वजह से पैलर होता है, और क्योंकि ब्लड सप्लाई डिक्रीज है ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, रिजल्टिंग इन ब्लूइश कलरेशन विच इज नोन एज cyanosis. Okay, so cold finger toes, pallor, cyanosis. Third is numb, prickly feeling or stinging pain, which is known as numbness and tingling sensation. और लास्ट है diminished or absent peripheral pulses. ठीक है, तो ये है पहला, फर्स्ट white due to lack of blood flow, second blue due to lack of oxygen. क्वेश्चन ये है जो सिम्टम्स असेस करने के लिए हमें कौन सी एक्शन परफॉर्म करना है। ये चेक फॉर रैश ऑन द डिजिट्स, रैशेस के बारे में कुछ भी नहीं डिस्कस किया है। ऑब्जर्विंग फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ नेल्स और नेल बेड्स। सी पैल्पेटिंग फॉर अ रैपिड पेरिफेरल पल्स, क्योंकि यहाँ पे वैसो कंस्ट्रक्शन है और विच रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन डिक्रीज होता है तो पल्स रेट क्या होता है, पल्स रेट स्लो होता है या एब्सेंट होता है। सो रैपिड आंसर इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन डी देखिए, palpating for diminished or absent peripheral pulses which is due to constriction of arteries and decreased blood supply. So यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, diminished or absent peripheral pulses. देखते हैं, आंसर इज ऑप्शन डी, which is diminished or absent peripheral pulses. Next is nurse teaches a postpartum client about post-delivery lochia. The nurse determines that education has been effective when the client says that on the second day postpartum lochia would be which color. यहाँ पे nurse teaching करता है lochia के बारे में। So question is related to lochia. So हमें कैसे पता चलता है कि पेशेंट को lochia के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है? हम वो कैसे पता चलता है? हम जो भी क्वेश्चंस पूछेगा वो लोग करेक्ट आंसर देगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन द क्लाइंट सेज दैट ऑन द सेकेंड डे पे लोकिया का कलर क्या है। ठीक है, सो लोकिया मतलब इट इज़ ए वजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट इन द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको कहते हैं लोकिया। खास करके 3 टाइप का है। फर्स्ट 4 डेज में, 1 to 4 डेज में लोकिया रूब्रा,
विच इज रेड कलर. 5 to 9 days में लोकिया सीरोसा कलर है ब्राउनिश कलर और पिंकिश ब्राउन. 10 to 15 days में लोकिया आल्बा विच इज वाइट कलर और वाइटिश येलो कलर. सो क्वेश्चन है ऑन द सेकेंड डे ऑफ पोस्टमार्टम. सो फर्स्ट 4 days में लोकिया रुब्रा है. सो सेकेंड डे में भी रुब्रा है जिसका कलर है रेड. ऑप्शन देखेगा तो ए रेड, बी पिंक, सी वाइट, डी येलो. सो क्योंकि ये सेकेंड डे का क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 days में लोकिया रुब्रा है जिसका कलर है रेड. आंसर इज ऑप्शन ए रेड.